वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो आज आप लोगों का बिहार एससेट का एग्ज़ाम था। उम्मीद करती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया होगा उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। आज के वीडियो में बिहार एससेट हिंदी साहित्य की परीक्षा में कौन कौन से और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कल भी जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें आप लोगों को बोला था कि जो भी स्टूडेंट्स परीक्षा देने जा रहे हैं उनको जो भी क्वेश्चन याद होगा वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी क्वेश्चन याद था उन लोगों ने मुझे ईमेल और टेलीग्राम के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। इसी बेस पर मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता है कि परीक्षा में क्या ऑप्शन पूछा गया था, बट मैंने यहाँ पे कुछ शामिल कर लिया है। जैसे कि सुमित्रानंद पंत को चितंबरा पे मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला था, महादेवी वर्मा को यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अज्ञे को कितनी नाव में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे देखेंगे हम लोग। अब आप इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में मैंने जितने भी महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए गए थे वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में पढ़ाया था, और इसी स्लाइड से आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में। और हाँ, निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य पर 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ऑप्शन याद होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा था, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब आप इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में मैंने इस लाइन को बोला था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो पूछा था। प्रश्न संख्या 3। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आप इस स्लाइड को देखिए। जो मैंने जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित एक वीडियो बनाया था, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। 2 पार्ट में मैंने उस वीडियो को बनाया था। उसमें मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में लिखा गया था, और इस रचना में आर्य और नाग जाति के बीच संघर्ष को समाप्त कर उनमें समन्वय स्थापित करने का चित्रण जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कहानी का प्लॉट किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। आगे देखेंगे। पंच लाइट में लाइट कौन जलाता है? तो लाइट जलाता है गोधन। जो मैंने कहानियों से संबंधित वीडियोस बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था। अब आप इस स्लाइड को देखिए। इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया भी था। तब मुन्नरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलवाती है कि गोधन को आता है पंच लाइट जलाना। ठीक है, किसको आता है? गोधन को पंच लाइट जलाने आता है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 7। भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? तो भगजोगनी कहानी का प्लॉट कहानी की पात्र है। और कहानी का प्लॉट किसकी रचना है? शिव पूजन सहायक की है। और कब लिखा गया था? 1934 ईस्वी में। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं भगजोगनी किस कहानी की पात्र है, ये प्रश्न आया था। कुछ बोल रहे थे कि भक्तिन किस रचना की पात्र है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। अगर आप लोगों को याद होगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर भक्तिन पूछा गया था तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो भक्तिन है वो महादेवी वर्मा की जो प्रसिद्ध रेखा चित्र है ठकुरी बाबा, उसकी पात्र है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, और इस पत्रिका के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। अब आप लोग इस स्लाइड को देखिए। आप लोगों के इस स्लाइड से परीक्षा में डायरेक्ट 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। पहला तो ये पूछा गया था कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1983 ईस्वी, कानपुर से निकला था और प्रताप नारायण मिश्र का है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9 देखिए। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। चंद बरदाई के पुत्र का नाम क्या था? तो चंद बरदाई के पुत्र का नाम था जल्हड़। ठीक है। अब आप इस स्लाइड को देखिए। जब मैंने आप लोगों को आदिकाल के प्रमुख कवि पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था।
ठीक है। और ये रचना डिंगल पिंगल भाषा में लिखी गई है। अब आप इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 11, मगध की राजकुमारी का नाम क्या था? तो मगध की राजकुमारी का नाम था कल्याणी। अब आप इस स्लाइड को देखिए। जब मैंने नाटकों से संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बताया था कि जो कल्याणी है वो मगध की राजकुमारी है, अलका जो है वो तक्षशिला की राजकुमारी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस पीडीएफ को पढ़ा होगा उनके ये क्वेश्चन डेफिनेटली सही हुए होंगे। आगे देखेंगे हम लोग। विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विशाल भारत पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। जो मैंने पत्र पत्रिका से संबंधित वीडियोस बनाया था, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बोला कि एक ही स्लाइड से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो विशाल भारत पत्रिका के लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी और कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। ठीक। प्रश्न संख्या 13, गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब को मानव की संस्कृति, प्रगति का प्रतीक तथा मनुष्य के मानसिक तथा बौद्धिक विकास का प्रतीक माना है। अब आप लोग को एक चीज और जानना जरूरी है कि गेहूं किसका प्रतीक है, क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो जो गेहूं है वो भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है। ठीक। अब आप इस स्लाइड को देखिए। जब मैंने आप लोगों को निबंध पढ़ाया था तो मैंने स्पेशली आप लोगों को बताया था कि इस पे आप फोकस कीजिएगा और मैंने यहाँ पे अलग से पॉइंट भी डाला है, गुलाब और गेहूं किसका प्रतीक है। तो जिन लोगों ने भी इसे पढ़ा होगा उनके क्वेश्चन जरूर सही हुए होंगे। प्रश्न संख्या 14, के बिरला फाउंडेशन कौन सा पुरस्कार देता है? तो के बिरला फाउंडेशन राजस्थान के हिंदी और राजस्थानी लेखकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। माटी हो गई सोना किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब जो मैंने पुरस्कारों से संबंधित लास्ट टाइम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया था, उसी स्लाइड से आप लोगों के पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसे देखिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। आगे देखेंगे हम लोग। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता है। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन है मालती का। आगे देखिए आप, याद हो ना याद हो संस्मरण के लेखक कौन है? तो इस संस्मरण के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। और मैंने आप लोगों को संस्मरण से संबंधित एक अलग सा वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो में मैंने इस रचना पे आप लोगों से डिस्कशन भी किया था। आप इस स्लाइड को देखिए। लास्ट टाइम मैंने जो संस्मरण से संबंधित वीडियोस बनाया था उसी स्लाइड से ये क्वेश्चन पूछा था, याद हो कि ना याद हो। 1992 ईस्वी में काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। गोदान उपन्यास में किन 2 गांवों का चित्रण किया गया है? पहला है सेमरी, दूसरा है बेलारी गांव। अब आप इस स्लाइड को देखिए। जब मैंने उपन्यास पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गोदान उपन्यास में बेलारी और सेमरी गांव का चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हिंदी का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक है गर्सा द तासी। उनकी प्रसिद्ध रचना है इत्तवार द लैतुरई एंदुई एंदुस्तानी। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो मैंने वीडियोस बनाया था उसमें मैंने इस पे आप लोगों से डिस्कशन भी किया था। शुक्ल जी ने आदिकाल की विवेचना में किन पुस्तकों को आधार बनाया है? तो उन्होंने कुल 12 पुस्तकों को आधार बनाया है। और वो 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं वो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 12 पुस्तकें कौन कौन सी हैं। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 22, मिलन पथिक स्वप्न के लेखक कौन है? तो मिलन पथिक स्वप्न के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। एक चीज आप लोग और जान लीजिए कि मिलन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1917 ईस्वी। पथिक का 1920 ईस्वी और स्वप्न का 1928 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी की इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखेंगे, महाभारत की कथा पर आधारित कौन सी रचना है? वो है आपकी अंधा युग। और जब मैंने अंधा युग नाटक आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1903 ईस्वी। ठीक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 से लेकर 1920 तक किया। यह काल पत्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा जाता है। आगे देखेंगे, अशोक का फूल निबंध के लेखक कौन है?
तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये निबंध प्रकाशित हुआ था 1948 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1948 ईस्वी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड से भी आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आगे देखेंगे हम लोग, एक कथन पूछा था, फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन है आपका मैला आंचल का। और इस कथन पे मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था और बोला था कि ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इस स्लाइड को देखिए, जो मैंने उपन्यास से संबंधित वीडियो बनाया था उस पे मैंने इस लाइन को स्पेशली हाईलाइट भी किया था और आप लोगों को बताया भी था। अब आप इस प्रश्न को देखिए, मैला आंचल पे जो फिल्म बनी थी उस फिल्म के निर्देशक का नाम क्या था? तो निर्देशक का नाम था नवेंदु घोष। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फारेश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल पे एक फिल्म बनी थी, आप उसका नाम याद रख लीजिए, डॉक्टर बाबू। इस फिल्म में जो कलाकार थे, पहले तो थे नायक के रूप में धर्मेंद्र, उसके बाद नायिका थी जया बच्चन। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसे ध्यान रखिएगा, इस बार की परीक्षा में निर्देशक पूछ लिया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी पेपर में ये पूछ ले कि इस फिल्म के निर्माता कौन है। तो आपको याद रखना है कि इस फिल्म के निर्माता हैं एस.एच. मुंशी। ठीक है, कौन है? एस.एच. मुंशी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। अब आप इस स्लाइड को देखिए, जो मैंने कल लास्ट वीडियो डाला था उसमें प्रश्न संख्या 9, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रस का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। अब आप इस स्लाइड को देखिए, इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा, रस संप्रदाय के भरत मुनि, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन रचना है उपेंद्र नाथ असक की। लिविंग रिलेशनशिप में गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र रहता था? तो मिस मालती और मेहता दोनों साथ में रहते थे लिविंग रिलेशनशिप में। इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन याद आ गया जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो आप उसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। मेहता का कथन है, यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो वो कथन कुछ इस प्रकार है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने के पहले स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राज्य भाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित हुआ था। अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अब आप इस स्लाइड को देखिए, जो मैंने वन लाइनर प्रश्नों से संबंधित एक वीडियो बनाया था उसमें प्रश्न संख्या 80, उसमें मैंने ये प्रश्न आप लोगों को बताया था। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। आधा इतिहास किसकी रचना है? सुमन राजे की। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आदिकाल को बीजवापन काल किसने कहा है? तो वो कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आप इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पर आपको ये प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए आप लोग, संदेश रासक कितने भागों में विभाजित है? तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि संदेश रासक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अब्दुल रहमान। और संदेश रासक 3 भागों में विभाजित है और संदेश रासक में 223 छंदों का प्रयोग किया गया है और यह एक विरह काव्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने मुझे जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को मेरे जितने भी नोट्स हैं, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसके जो भी पीडीएफ होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ। बिहार एसेट की परीक्षा में मेरे बनाए गए पीडीएफ से 40 से 45 प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।